हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम मनुस्मृति में प्रतिपादित राजा या राज्य संबंधी राज्य के कार्यों की विवेचना करेंगे। यहाँ हम देखते हैं मनु ने मनुस्मृति में राज्य के कार्यक्षेत्र का व्यवस्थित विवेचन किया है और राज्य के दायित्वों में मनु ने प्रजारक्षण, प्रजारंजन एवं धर्म के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह को महत्वपूर्ण माना है। यद्यपि हम देखते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र और शुक्र के शुक्र नीतिसार में राज्य के कार्यों की विस्तृत विवेचना की गई है। यद्यपि मनुस्मृति में राज्य के कार्यक्षेत्र की वैसी विवेचना नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी मनु ने मनुस्मृति में राज्य के कार्यक्षेत्र का समुचित वर्णन किया है और प्रजारक्षण, प्रजारंजन और सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह को उन्होंने राज्य का महत्वपूर्ण कार्य माना है। यहाँ पर देखते हैं उन्होंने प्रजारंजन शब्द का बहुत अधिक व्यापक अर्थों में प्रयोग किया है और प्रजारंजन के अंतर्गत उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्यों को शामिल किया है। तो आज हम अध्ययन करेंगे कि मनु ने राजा के कौन कौन से प्रमुख कार्य या प्रमुख दायित्व बताए हैं, राज्य के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए। हम पूर्व लेक्चर में ही बता चुके हैं कि मनु ने राजा और राज्य का क्या है पर्यायवाची अर्थ में प्रयोग किया है। तो यहाँ हम राजा या राज्य के कार्यों की विवेचना करेंगे। तो राज्य का पहला जो सर्वप्रमुख कार्य है या दायित्व है वो है प्रजा रक्षण करना। प्रजा रक्षण राज्य का सबसे प्रमुख कार्य होता है। जैसा कि मनु बताते हैं कि राज्य की स्थापना से पूर्व मत्स्य न्याय की स्थिति थी। बलवानों द्वारा निर्बलों को परेशान किया जा रहा था और ऐसी स्थिति में उन परम ब्रह्मा ने प्रजा की रक्षा करने के लिए राजा और राज्य की स्थापना की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य के अस्तित्व का आधार ही प्रजा रक्षण है, इसलिए ये उसका पहला प्रमुख दायित्व है। यहाँ देखते हैं कि राजा जो है दंड के माध्यम से, दंड शक्ति के माध्यम से शक्तिशाली व्यक्तियों को निर्बलों पर अत्याचार करने से रोकता है तथा राज्य में अनाचार, व्यभिचार, चोरी, डाका आदि जो विभिन्न समस्याएं होती हैं उनको समाप्त करता है। तो इस तरह से वो आंतरिक दृष्टि से आंतरिक शांति बनाने का कार्य करता है। इसके बाद देखते हैं अपराधी तत्वों से प्रजा रक्षा करने के साथ साथ राजा को बाहरी आक्रमण से भी राज्य की रक्षा करनी होती है। इस प्रसंग में मनु ने जो है कहा है कि युद्ध से प्रजा को हानि होने की आशंका होती है। अतः मनु राजा को क्या परामर्श देता है मनुस्मृति में कि युद्ध की स्थिति अनिवार्य होने पर ही, जब अनिवार्य हो जाए युद्ध, कोई दूसरा विकल्प ना हो, तभी हमें युद्ध को अपनाना चाहिए। तो युद्ध को समस्त रीति नीति ऐसी होनी चाहिए उससे कि प्रजा को उससे कम से कम हानि हो। इस प्रकार मनु के प्रजा रक्षण के अंतर्गत हम देखते हैं बाहरी आक्रमण से राज्य की सुरक्षा और आंतरिक क्षेत्र में शांति स्थापित करना, दोनों ही बातों को उन्होंने शामिल किया है। और इस प्रकार राजा का प्रथम जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है प्रजा की रक्षा करना। दूसरा कार्य जो मनुस्मृति में राजा का बताया है वो है प्रजा पालन या लोक कल्याण। यहाँ मनु क्या कहते हैं कि प्रजा का राजा द्वारा निरंतर और धैर्यपूर्वक पालन किया जाना चाहिए और राजा प्रजा के प्रति अपने दायित्व का पालन करे, तभी वह प्रजा से कर और उनसे आज्ञाकारिता प्राप्त करने का अधिकारी होता है। मनु के अनुसार क्या है, मनु क्या कहते हैं कि राजा का दायित्व है कि वह प्रजा के लिए चारों पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि में सहायक हो
और मनु की यह धारणा इतनी अधिक व्यापक है कि इसके अंतर्गत मनु जो है भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक कल्याण के सभी बातों को जो है इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मनु ने समाज के विभिन्न वर्गों को आवश्यकता के अनुसार सहायता और दान देना भी राज्य का कर्तव्य बताया है। और ये हम देखते हैं वर्तमान में भी राज्य के द्वारा लोक कल्याण के कार्य किए जाते हैं। और इसके अंतर्गत ही देखते हैं कि ब्राह्मणों को, विशेषकर क्या है, ब्राह्मणों को राजकीय अनुदान देना मनु जो है विशेष रूप से जरूरी मानते हैं, आवश्यक मानते हैं, जिससे ब्राह्मण वर्ग जो है अपना जीवन निर्वाह की चिंता से मुक्त होकर आध्यात्मिक शक्तियों का विकास कर सके। मनु क्या कहते हैं, उन्होंने शासक को चेतावनी दी है कि यदि राज्य में वेद पाठी ब्राह्मण भूख से दुख पाता है तो ऐसा राज्य जो है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो यहाँ मनु ने मनुस्मृति में केवल ब्राह्मणों को दान देने की बात नहीं की, उन्होंने ब्राह्मणों के साथ ही समाज के जो असहाय वर्ग हैं, असहाय स्त्रियां हैं, रोगग्रस्त जो व्यक्ति हैं, इन अवयस्कों की संपत्ति की सुरक्षा है, इन सभी बातों का उन्होंने मनु स्मृति में जिक्र किया है और राज्य से ये अपेक्षा की है कि इन सभी की जो है आवश्यकता अनुसार राज्य के द्वारा सहायता की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से देखते हैं जो मनु ने राजा को धर्मपूर्वक प्रजा का निरंतर पालन करने की अपेक्षा की है और इस तरह से एक लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का उन्होंने समर्थन किया है। तो दूसरा प्रमुख कार्य है लोक कल्याण का कार्य। अब तीसरा कार्य हम ले रहे हैं राज्य का कार्य मनुस्मृति के अनुसार, वो है अर्थव्यवस्था का संचालन और नियंत्रण। यहाँ देखते हैं मनु कहते हैं मनु ने व्यक्ति के जीवन को में धन को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है और प्रजा की भौतिक और आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करना उन्होंने किसका कर्तव्य माना है, राज्य का कर्तव्य माना है। मनु जो है राजा से ये अपेक्षा करते हैं कि वह प्रजा से न्यायपूर्वक कर ग्रहण करें तथा संपत्ति व समृद्धि के अन्य साधनों की रक्षा जो है राजा के द्वारा की जानी चाहिए। मनु ने व्यापारियों के हितों की रक्षा की बात कही है, किंतु इसके साथ ही ये अपेक्षा भी राजा से की है कि वह व्यापारियों द्वारा प्रजा के प्रति किए जा सकने वाले जो आर्थिक अपराध हैं, कैसे आर्थिक अपराध होते हैं, जैसे मिलावट है, कम तोलना है, ज़्यादा मूल्य लेना है किसी वस्तु का, ऐसी जो अपराध हैं उनसे प्रजा की रक्षा करे। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य भी राजा का है। चौथा प्रमुख कार्य जो है राज्य का वो है प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह। यहाँ देखते हैं कि राजा प्रजा के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर सके, इसके लिए मनु ने सुसंगठित और सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था को आवश्यक माना है। राज्य रूपी रथ का जो है संचालन अकेले राजा नहीं कर सकता, दो पहिए हैं, एक है प्रशासन और एक है राजा। तो वो कहते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकें, इसके लिए राजा के द्वारा सुयोग्य व्यक्तियों को अधिकारी और कर्मचारी पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। और राजा को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो प्रजा के प्रति अपने जो दायित्व हैं उनका निष्ठापूर्वक पालन कर सकें। इसके लिए वो क्या कहते हैं, मनु क्या कहते हैं कि राजा को गुप्तचरों के माध्यम से इन जो राज्य कर्मचारी हैं उनके कार्यों की जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए तथा जो अधिकारी भ्रष्ट हैं उन पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए।
और उन्हें दंडित करना चाहिए। तो इस प्रकार से संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का जो निर्वाह है वो भी राजा का प्रमुख दायित्व है। अब अगला कार्य है वो है सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये सारी बातें शामिल हैं। यहाँ देखते हैं धर्म जो है मनुस्मृति में क्या है, धर्म को संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का आधार माना है। किसको? धर्म को, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए ही क्या है, राज्य की उत्पत्ति होती है। इसलिए मनु कहते हैं कि राज्य का ये प्रमुख दायित्व है कि वह दंड की बाध्य शक्ति के माध्यम से समाज में समस्त व्यक्तियों को स्वधर्म के पालन हेतु बाध्य करे। तो सबसे पहला कार्य क्या है, धर्म की स्थापना करना। इसके बाद देखते हैं मनुस्मृति में जो संपूर्ण समाज को मनुस्मृति में 4 वर्णों में विभाजित किया है। 4 वर्ण कौन से हैं ये? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ मनु ने राज्य से ये अपेक्षा की है कि वह समाज में प्रत्येक वर्ण के सदस्य द्वारा उसके निर्धारित कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करे। जिस वर्ण के लिए, जिस वर्ग के लिए जो कार्य निर्धारित किया गया है वो कार्य जो है उन वर्णों के द्वारा किया जाना चाहिए। और इसी प्रकार मनु ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन 4 आश्रमों की व्यवस्था की है। और सभी जो व्यक्ति हैं वो आश्रम व्यवस्था का निर्वाह करते हुए अपना जीवन जो है व्यतीत करें, ये देखना भी जो है राजा का कर्तव्य है। तो मनुस्मृति में कहा गया है, समस्त वर्णों एवं आश्रमों की रक्षा करने वाले राजा की सहायता हेतु ब्रह्मा ने तेजों में दंड की स्थापना की है। तो समस्त वर्ण और आश्रमों की रक्षा करने का जो दायित्व है वो राजा और राज्य को दिया गया है। अगला जो कार्य है राज्य का वो है न्याय की व्यवस्था। न्याय की व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं मनुस्मृति में न्याय को राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य के रूप में चित्रित किया गया है। और राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में ही मनु ने संकेत दिया है कि नीति एवं धर्म पर आधारित न्याय को स्थापना के लिए ही राज्य की स्थापना की गई। राज्य के द्वारा नागरिकों के पारस्परिक विवादों का इस प्रकार से निर्णय किया जाना चाहिए मनु के अनुसार कि सभी व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना का और न्याय के प्रति विश्वास उत्पन्न हो सके। तो इसी प्रसंग में मनु यह भी निर्देश देता है कि राज्य के द्वारा जुआरियों, धोखेबाजों, दुष्टों को दंडित किया जाना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं न्याय की संपूर्ण व्यवस्था का जो दायित्व है, निष्पक्ष न्याय की स्थिति पैदा करने के लिए संपूर्ण व्यवस्था करने का जो दायित्व है वो मनु ने राजा और राज्य को दिया है। अगला जो कार्य है वो है विदेश, या हम कह सकते हैं परराष्ट्र संबंधों का संचालन। अगला जो अंतिम जो कार्य हमने बताया है क्या है? परराष्ट्र संबंधों का संचालन। मनु ने यहाँ देखते हैं परराष्ट्र संबंधों के विवेकपूर्ण संचालन को राज्य के आवश्यक कार्यों में सम्मिलित किया है। कोई भी जो राज्य है वो सुनने के वातावरण में कार्य नहीं करता है। अपितु हम देखते हैं अन्य देशों के साथ जो है उसके मित्रता, शत्रुता, तटस्थता, किसी न किसी प्रकार के संबंध होते हैं। तो परराष्ट्र संबंधों का जो विस्तृत विवेचन जो है वो मनुस्मृति में किया गया है। और इन संबंधों के संचालन के संदर्भ में ही मनु ने मंडल सिद्धांत, 60 गुण नीति, 6 गुणों वाली नीति, उपाय के विवेक सम्मत पालन हेतु निर्देश दिया है।
उपाय के अंतर्गत हम देखते हैं साम दाम दंड भेद, 4 उपायों का वर्णन जो है मनुस्मृति में किया गया है कि इनमें से जो भी उपाय राज्य के हित में हो उस उपाय को वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में या दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के संदर्भ में अपना सकता है। तो यहाँ बाहरी आक्रमण से रक्षा राज्य का अनिवार्य कार्य माना है, महत्वपूर्ण कार्य माना है। और मनु का यहाँ विचार है कि परराष्ट्र संबंधों के संचालन में शासक ऐसी युक्ति और विवेक के आधार पर कार्य करे जिससे अनावश्यक युद्ध में पड़े बिना ही राज्य और उसके सम्मान की रक्षा संभव हो सके और बिल्कुल आवश्यक होने पर ही वो युद्ध के विकल्प को चुने। यहाँ देखते हैं षाड्गुण नीति 6 लक्षणों वाली नीति है। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विधि भाव और संश्रय, ये 6 लक्षणों वाली नीति का भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो है मनु के द्वारा मनुस्मृति में प्रतिपादन किया गया है। मंडल सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। तो इस तरह से देखते हैं परराष्ट्र संबंधों का जो संचालन है जो है वो राजा का और राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनु ने मनुस्मृति में राज्य के कार्यक्षेत्रों की विस्तृत विवेचना की है। और इस संदर्भ में जब सारे कार्यों का हम अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट है कि उन्होंने राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप की विवेचना की है। मनु द्वारा चित्रित राज्य क्या है? एक लोक कल्याणकारी राज्य है जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रजा रक्षण और प्रजारंजन है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास का अवसर प्राप्त होता है। धन्यवाद।